राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस पे। हम लोग टेस्ट सीरीज 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज हम लोग टेस्ट सीरीज 20 शुरू करेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए जो भी बीएसएससी या और भी कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ये था 8वीं की योजना, ठीक है ना। 8वीं योजना था जिसमें औसत विकास दर सबसे ज़्यादा था। देखिए अगर हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना, पहली योजना थी जिसने दशकों से जारी जो सूक्ष्म आर्थिक नीति है का आत्मनिरीक्षण किया था, ठीक है। वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना तथा सामाजिक परिवर्तन करना था। विकास दर प्राप्त जीडीपी का 6.8% रहा था। 7वीं योजना जो था 1985 से 90 का उद्देश्य तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादन में बढ़ोतरी का बल देना था। 9वीं योजना 1997 से 2002 में उच्च विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, और 7 मूल न्यूनतम सेवाओं पर बल दिया गया था, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा या थेलुमोबलता किस राज्य से संबंधित है। तो अगर हम बात करें कठपुतली थिएटर परंपरा, तो ये संबंधित फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश से, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश में इसे थेलुबोमलता तथा तमिलनाडु में बोमलतम कहते हैं, ठीक है। ये कठपुतलियाँ बकरी की खाल से बनी होती है। ये दोनों तरफ से प्राकृतिक रंगों से रंगी गई होती है, ठीक है। अगर बात करें गेगिलू गोम्बे अट्टा, तो ये कर्नाटक का छाया नृत्य है। और अगर बात करें चमाचिए का, तो ये बहुल्य कठपुतली कला महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में प्रचलित है। ओडिशा का रावण छाया कठपुतली मंचन सबसे अधिक लोकप्रिय है। केरल में भी कठपुतली कला को पव कथकली कहते हैं। अगर बात करें पुतुल नाच, तो ये पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध कठपुतली कला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो फ्रेंड्स ये था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के 86वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 86वां जो संविधान संशोधन था फ्रेंड्स, ये 2002 में हुआ था, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया, और शिक्षा की अधिकार जो अधिनियम था 2009 को 1 अप्रैल 2010 में लागू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मंगल पांडे किस राज्य के थे। देखिए मंगल अगर पांडे की बात करें तो ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के थे। देखिए ये बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे, ठीक है। मंगल पांडे का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश बलिया जिला है। 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था, और दिसंबर 1856 में कंपनी ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस की जगह पर नई बंदूक लेके आई थी, इनफील्ड राइफल, ठीक है। तो उसका निर्णय करने का लिया गया था, और प्रयोग जनवरी 1857 से प्रारंभ कर दिया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो 1857 में, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे पामस्टन, ठीक है। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश नायक निकोलस दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा मारा गया था। और अगर बात करें कि इसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो ये समय कौन था, तो ये लॉर्ड जनरल था, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया था 1973 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1973। अब देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट है, तो ये शुरू किया गया था 1992 में, 1992 में, आप ये भी ध्यान रखेंगे। क्रोकोडाइल जो है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये 1975 में प्रारंभ किया गया था। सी टर्टल प्रोजेक्ट 1999 में, और प्रोजेक्ट हंगुल भी लाया गया था 1970 में, ठीक है। तो ये सब डेट है जो आप इसको याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किस महापुरुष का जन्मदिन है। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इनके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904, ठीक है ना, 1904 को हुआ। गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, और इन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है। और 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, और 1910 में इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना किया था।
और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि बद्रीनाथ स्थित है, तो फ्रेंड्स बद्रीनाथ कहाँ है, तो ये अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर और भी कुछ बात करें शहर जैसे लुधियाना, तो ये सतलज नदी के किनारे है। अहमदाबाद काफ़ी फेमस है, ये साबर नदी के किनारे। आगरा या दिल्ली ये यमुना के किनारे हो जाएगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे। हैदराबाद तो ये मूसी नदी के किनारे हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत रत्न दिया जाता है फ्रेंड्स, ये कब दिया जाता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है ना। 26 जनवरी को दिया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1954 से इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है, भारत रत्न का। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पदक कांस्य से निर्मित पीपल की पत्ती की आकृति का होता है, ठीक है। इसके अगले भाग में सूर्य की आकृति अंकित होती है और इसके पृष्ठ भाग में अशोक चक्र और सत्यमेव जयते लिखा होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को में सी का क्या अर्थ है। देखिए कल्चरल है, कंट्री है, चिल्ड्रेन है, कैट है। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, ये कल्चरल हो जाता है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो सी से क्या हो जाएगा, कल्चरल हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी स्थापना का, तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक है ना। 16 नवंबर 1945, ठीक है, आप पूरा डेट याद रखेंगे। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ये पेरिस में है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। और विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और वर्तमान में इसमें देश सदस्य का बात करें तो 193 देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार देता है, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और उनका संबंध किस देश से है। तो नोवाक जोकोविच फ्रेंड्स सर्बिया के हैं, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जो खिताब है 24 बार ये नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, तो आप इनके बारे में याद रखिएगा, 24 ग्रैंड स्लैम खिताब। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। तो ये लिया गया था फ्रेंड्स ब्रिटेन से, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। देखिए मतलब इस सिस्टम में जो उम्मीदवार अधिकतम मत प्राप्त करता है वह चुनाव में विजयी होता है और इस सिस्टम को सबसे सरल चुनावी प्रणाली माना जाता है, ठीक है। इस सिस्टम में मतदाताओं को लोगों और दलों के मध्य चयन की अनुमति प्रदान है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना एवं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए। आपातकाल का जो प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनीत करने का जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया और संविधान की सर्वोच्चता यूएसए के संविधान से लिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल से संबंधित है फ्रेंड्स, ये संबंधित है जैव विविधता से। देखिए कुछ प्रोटोकॉल है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कल आपको कुछ बताए थे, जैसे पेरिस सम्मेलन हुआ था 2015 में, ये जलवायु परिवर्तन से था। वियना सम्मेलन ये था ओजोन संक्षरण से। हेलेंस्की सम्मेलन ये था समुद्री पर्यावरण से। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन ये स्कॉटहोम में हुआ था, ठीक है, ये भी पर्यावरण संबंधित था। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। और अगर बात करें कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो था ये 11 सितंबर 2003 से प्रभावी हो गया था। तो 11 सितंबर 2003 ये डेट आप याद रखेंगे, 11 सितंबर, ठीक है फ्रेंड्स, 11 सितंबर 2003। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है अभी, तो ये है फ्रेंड्स अभी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता जो है ये धर्मेंद्र प्रधान के पास है। अगर बात करें कि भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता तो ये एस केडे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एस केडे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस केडे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 कितना का है। बिहार का जो बजट था 2023-24 का तो ये कितना था, ये था 2,61,885.40 करोड़, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध
73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन समय, तो इस समय कौन थे? ये समय था पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है ना, तो इसमें सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डेट कब का है? 1992 का। ठीक है ना, ये कब हुआ? 1992 में। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनके कार्यकाल का बात करें तो ये कार्यकाल 1991 से लेके 96 के मध्य था इनका कार्यकाल। चलिए, और देखिए अगर हम बात करते हैं इसी में कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा, तो देखिए ग्राम पंचायत पर ग्राम स्तर पर पंचायत होगा, प्रखंड स्तर पर पंचायत होगा और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। ठीक है ना, तो ये इनका त्रिस्तरीय ढांचा था पंचायती राज का। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक कौन सी एक सहायक नदी है? तो देखिए प्रणीता, घाट प्रभा फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी जो है ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। देखिए कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिणी पूर्व दिशा में करीबन, इसकी लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और कृष्णा नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की सहायक नदियां पुरला, इंद्रावती, मंजीरा, प्रवदा, पेनगंगा, ये सब है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया? तो फ्रेंड्स ये सौंपा गया अमेरिका और वेस्ट इंडीज को। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का 2024 का जो T20 क्रिकेट होगा तो इसकी मेजबानी अमेरिका करेगा और वेस्ट इंडीज करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किसको सौंपा गया था? भारत को। तो ये संपन्न हो चुका है। हाल ही में देवधर ट्रॉफी 2023 को दक्षिणी क्षेत्र ने पूर्वी क्षेत्र को हराकर 9वीं बार जीत लिया है। अगर बात करें एसेज सीरीज का तो ये 2023 में 2-2 से टाई होकर पिछला विजेता ऑस्ट्रेलिया के पास एसेज कप बरकरार रहा है। जून 2023 में हांगकांग में आयोजित SCC महिला T20 विमेंस टीम एशिया कप 2023 को भारत ने बांग्लादेश को 31 रन से हराकर जीता है। अगर बात करें अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, तो इसमें कौन जीता है? तो इसमें भारत को हरा के ऑस्ट्रेलिया जीत गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये आर वेंकट रमणी है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ पद का अगर हम बात करें जैसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकारक कौन है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। सॉलिसिटर जनरल यानी कि महाधिवक्ता कौन है? तो ये तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल। अब बात करें कि भारत के लोकपाल कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है अभी? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि रिवोल्यूशनरीज अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना, तो इस पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स संजीव सन्याल। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, संजीव सन्याल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो अभी जो जर्मनी के चांसलर हैं वो है फ्रेंड्स कौन? तो ये हैं अभी ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओलाफ स्कोल्ज। देखिए जो एंजेला मार्केल के 16 साल का जो राज है वो समाप्त हो चुका है और अब नए ये बने हैं ओलाज स्कोल्ज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका है जहाँ पे रेल मार्ग का सबसे बड़ा विस्तार है। और अगर हम बात करें इससे कुछ महत्वपूर्ण स्टेशन जैसे रेलवे से, जैसे कनाडिया पैसिफिक तो ये हैलीफैक्स और वैंकूवर को जोड़ता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन ये सिडनी और पर्थ को जोड़ता है। केप काहिरा और केप टाउन को जोड़ता है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन जो ये सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। तो ये सब आप याद रखेंगे। और अमेरिका की रेल लाइन की लंबाई करीबन कितनी है? 2,50,000 किलोमीटर है। अब विश्व की दूसरी सबसे लंबी रेल लाइन जो ये चीन की है, तो आप इसको भी याद रखेंगे 1,24,000 किलोमीटर के आसपास। चलिए अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था इनको 1999 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1999। देखिए भारत रत्न से सम्मानित कुछ व्यक्ति जैसे कि इनका नाम याद रखना आपको, मदर टेरेसा तो इनको 1980 में दिया गया था। विनोबा भावे 1983 में। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के थे, इनको दिया गया था 1990 में। राजीव गांधी को 1991 में।
वल्लभ भाई पटेल को भी 1991 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कब दिया गया, तो 1997 में। सचिन तेंदुलकर कब दिया गया, तो 2014 में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है 21 जून को। ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है 21 जून को होता है, जब सूर्य जो है 12 बजे कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है ना। अगर बात करें कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख रहता है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा होता है, जिससे रात सबसे लंबी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, और इसी समय सभी जगह दिन रात क्या होते हैं फ्रेंड, तो बराबर होते हैं। आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। देखो, अगर बात करें कि अशोक के शिलालेख, तो ये छठा शिलालेख था जिसमें आत्मनियंत्रण के बारे में शिक्षा दी गई है। देखिए अब इनके कुछ प्रमुख शिलालेख के बारे में जान लेते हैं। अगर बात करें प्रथम शिलालेख, तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, पशु बलि, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, ये इनका पहला शिलालेख था। अगर हम बात करें कि दूसरे शिलालेख का, तो दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। ठीक ना, तीसरा शिलालेख में हर 5वें वर्ष राजकीय अधिकारियों को दौरा पर जाने का निर्देश है। अगर हम देखें चौथा शिलालेख, तो उसमें मेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का नारा दिया गया है। 5वें शिलालेख में बताया गया कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति होगी। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये छठा हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें 7वें और 8वें में, तो तीर्थ यात्रा के बारे में बताया गया। 9वें शिलालेख में बताया गया सच्ची भेंट शिष्टाचार। और आपको देखा जाए तो 10वें शिलालेख में, तो इसमें राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के बारे में सोचे, इसी के बारे में चर्चा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं, इसी का मतलब बोल सकते हैं कि सेनापति था मीर जाफर, जिसने इसके साथ क्या किया, गद्दारी किया। देखिए प्लासी का युद्ध होता कब है, तो 23 जून 1757। ठीक है ना, 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, मीर जाफर के पुत्र मीरन के कहने पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय जो था, आलमगीर द्वितीय ये मुगल बादशाह था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आलमगीर सेकंड। चलिए, और मीर जाफर 1757 को बंगाल का नवाब बना, परंतु उसे हराकर 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित कर दी थी, मुंगेर हस्तांतरित कर दी थी, बिना अंग्रेजों को कोई सूचना दिए। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता भी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1916। ठीक है ना, 1916 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो 1917। ठीक है ना, आप ये डेट याद रखेंगे 1917 का। देखिए बिहार में और भी कुछ संस्था है जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, जैसे बिहार मानवाधिकार आयोग। ठीक है ना, देखिए अगर भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो 1993 में किया गया था, लेकिन बिहार मानवाधिकार जो आयोग है इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। ठीक है ना, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 में किया गया। ठीक है, अब देखिए बिहार राज्य पुरातात्विक संघ जो है पटना, इसकी स्थापना 1936 में की जाती है। वैशाली संघ की 1945 में, और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का 1950 में, और काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी भी स्थापना 1950 में की गई है। ठीक है, तो आप ये सब याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स बिहार में 534 प्रखंड हैं। ठीक है, 534। देखिए और भी कुछ जान लेते हैं इसमें, जैसे बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो 9 है। अनुमंडल कितने हैं, तो 101 है। अगर गांव का बात करें तो 45,103 गांव। पुलिस जिला तो 40 पुलिस जिले हैं। ठीक है, और बिहार में टोटल पुलिस स्टेशन कितना है, तो 1064। ठीक है, 1064 क्या है यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची सबसे पहाड़ी कौन है। सबसे ऊंची पहाड़ी बिहार की अगर बात करें तो ये है फ्रेंड्स कैमूर की पहाड़ी। ठीक है ना, कैमूर की पहाड़ी बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब देखिए कुछ पहाड़ी जैसे रानी दीद पहाड़ी, ये आपको गया में देखने को मिलेगा। बराबर पहाड़ी जहानाबाद में। खड़गपुर पहाड़ी जो ये मुंगेर में, और राजगीर पहाड़ी नालंदा में। ठीक है, तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन हो जाएगी, तो कैमूर की पहाड़ी हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन में। महुआ या रागी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है।
तो फ्रेंड्स इस मामले में बिहार प्रथम नंबर पे है। देखिए महुआ के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान प्रथम है। गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में छठा है। चना उत्पादन में बिहार का स्थान भी देश में छठा है। जूट उत्पादन में बिहार दूसरे नंबर पे आता है और पहले पे पश्चिम बंगाल है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का तीसरे नंबर है और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है। चलिए अब अगर बात करें कि बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, तो फ्रेंड्स बिहार को 8 कृषि प्रदेश में बांटा गया है। देखिए अब 8 कौन कौन से है आपको थोड़ा बता दें। जैसे देखिए जो उत्तर बिहार का भावर क्षेत्र है वो एवं मैदानी प्रदेश, कैमूर का पठारी क्षेत्र, दक्षिणी बिहार का टाल क्षेत्र, शुष्क प्रदेश क्षेत्र इसमें शामिल है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला वो एंडीज है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, और ये कहाँ मिलेगा आपको देखने को, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना, सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में के पश्चिमी तट पर यह है और ये करीबन 7000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है ना। एंडीज जो है ये 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और आपको याद रखना है दक्षिण अमेरिका। इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम बात करें तो वह एकांक गुआ। एकांक गुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो मृत ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी फ्रेंड, ओजस डेल, ठीक है, ओजस डेल सलाडो जो एक प्रशुष्क ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत पर ही विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन कब शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया था अप्रैल 2005 में, ठीक है। और 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है इसको प्रारंभ किया गया। कुछ और भी योजनाएं हैं तो आप उसको भी देख लीजिए, जैसे अमृत योजना, तो ये 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। स्टार्टअप इंडिया ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, हिजरी संवत का आरंभ होता है। तो हिजरी संवत का जो संवत है इसका आरंभ कब हुआ है, 622 ईस्वी में, ठीक है ना, 622 ईस्वी में। देखिए 622 ईस्वी में जो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम जो है हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 को मक्का में हुआ था और हजरत मोहम्मद को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। इन्होंने खदीजा नामक एक विधवा से शादी की और देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसका हो जाएगा 622, ठीक है, 622 ईस्वी हिजरी संवत। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। देखिए अगर भारत के तट रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगा 7500 किलोमीटर और केवल जो मेन भूमि है, मुख्य भूमि, तो वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन बनाए तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। कुल की बात की जा रही है तो सबको लगाना है, जिसमें आपके जो जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सब, लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करें तो वो 6100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें और आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर और भारत एक प्रायद्वीप है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लोएस पठार स्थित है। तो फ्रेंड लोएस पठार चीन में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ और पठार है जो आप देख लीजिए, जैसे कोलंबिया का पठार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा, सान पठार म्यांमार में, पोतवार पठार पाकिस्तान में, और एक और पठार है अनातोलिया, ठीक है, ये अनातोलिया का पठार आपको तुर्की में देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत में होता है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी जो आसमानी घटना ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है। जितने भी जो मौसमी परिवर्तन है ये सब क्षोभ मंडल में होता है, जैसे मेघ गर्जन होना, बिजली चमकना, वर्षा, तूफान, ये सब क्षोभ मंडल को मौसमी मंडल या परिवर्तनकारी मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल में किसी प्रकार का मौसमी परिवर्तन नहीं होता है और सालों भर तापमान एक समान बना रहता है। और आयन मंडल के कारण दूरसंचार के क्षेत्र में क्या होती है, क्रांति संभव हो सका। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1565 में एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग राक्षसी तांगड़िक युद्ध के
नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर बात करें विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में हुई। वर्तमान में चारों वंश को हस्तिनावती के नाम से जाना जाता है। विजयनगर में 4 वंश के शासक ने राज्य किया। इसमें संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश है। कृष्णदेव राय जो थे इनका संबंध तुलु वंश के शासक से थे। तेलुगु ग्रंथ अगर बात करें अमुक्त माल्याद, ये कृष्णदेव राय की रचना है जिसमें प्रशासनिक नीति की विवेचना की गई है, ठीक है। और अगर बात करें कि 1565 में ये जो तालिकोटा का युद्ध हुआ था, इसमें विजयनगर साम्राज्य क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी बहमनी राज्य से। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि जेरूसलम निम्न से किसका तीर्थ स्थल नहीं है। देखिए जेरूसलम काफी एक पवित्र स्थल है, तो अगर हम बात करें किसका नहीं है तो देखिए जेरूसलम पारसी धर्म का तीर्थ स्थल नहीं है। तो इसमें ईसाई सही है, मुस्लिम सही है, यहूदी सही है, पारसी का ये तीर्थ स्थल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लुम्बिनी का अगर बात करें तो नेपाल में, ये बहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेटिकन सिटी ये रोम इटली में है, ये ईसाई धर्म से संबंधित है। विटेनबर्ग ये जर्मनी में है, प्रोटेस्टेंट। और मक्का तो सऊदी अरब में है और इस्लाम धर्म से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है। फ्रेंड्स ये तमिल भाषा में है। कुराल जो है ये तमिल भाषा में है, ठीक है। देखिए कुराल की रचना जो है ये तिरुवल्लुवर द्वारा तमिल भाषा में की गई और तमिल कवियों का संगम जो है ये पांड्य वंश के राजकीय संरक्षण में आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत 3 संगम आयोजित किया गया। तमिल संगम के दौरान तमिल ग्रंथ तोलकपियम और इतु तोईगी जिसमें 8 काव्य संग्रह है, पातु पातु 10 ग्राम काव्य और पदिनेन किलकनु जिसमें 18 लघु काव्य हैं। ये 3 महाकाव्य जीवन चिंतामणि शिल्पा दिकरम और मणि मेखलई आते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्याग पत्र दिया था। तो फ्रेंड्स ये 1939 में इन्होंने त्याग पत्र दिया था, ठीक है। ये त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी के जो उम्मीदवार थे पट्टाभाभी सीतारमैया को पराजित कर अध्यक्ष के रूप में चुने गए। कौन? सुभाष चंद्र बोस। वो कांग्रेस से त्यागपत्र देकर, लेकिन गांधी जी इनका काफी विरोध किए जिस वजह से वो लोग क्या किए, ये सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देकर एक नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। आजाद हिंद फौज से संबंध भारत जो थे वो संबंध सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो का नारा भी दिया था। चलिए अब देखते हैं आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान दिखता है। तो फ्रेंड्स ये दिखता है शुक्र ग्रह के समान, ठीक है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसको जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। और शुक्र ग्रह का जो द्रव्यमान है फ्रेंड्स पृथ्वी का 81.5% है, ठीक है। और शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सल्तनत काल अगर बात करें कि जब सल्तनत काल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है। लेकिन अगर बात करें कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश था, जो लाहौर से जो उसका राजधानी था, कैपिटल था, वो दिल्ली लेके आया था, ठीक है। और यह इसी की वजह से दिल्ली सल्तनत अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा और उसका पूरा विकास हुआ। इन्हीं की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तंजानिया का पुराना नाम क्या था। तो फ्रेंड तंजानिया का पुराना नाम क्या था तो टेंगानिका, ठीक है ना। तंजानिका का पुराना नाम था टेंगानिका। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ और भी देश हैं जिसका आपको पुराना नाम याद रखना होगा। जैसे अगर बात करें कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था तो बर्मा था। जकार्ता का पुराना नाम क्या था तो उसका नाम था वटाबिया। और अंकारा का पुराना नाम क्या था तो अंकोरा था, ठीक है। और अगर बात करें कि थाईलैंड का नया नाम क्या है तो ये श्याम है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो कश्मीर के अगर प्रथम मुस्लिम शासक की बात करें तो वो शाह मीर था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैन अल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। पाल वंश की स्थापना 750 में गोपाल ने की थी। प्रतिहार वंश की स्थापना 730 में नागभट्ट ने की। राष्ट्रकूट जो है उसका वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। संकभारी के जो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था तो ये मूलराज प्रथम था। तो ये सब आप याद रखेंगे।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 में होता है। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये रास बिहारी घोष थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं के समय में कांग्रेस था वो दो भाग में बंट गया था, गरम दल और नरम दल, ठीक है। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है, 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। 1906 में कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के लीग के बीच समझौता हो जाता है, ये वापस फिर से इकट्ठे हो जाते हैं 1916 में, जो कि लखनऊ में हुआ था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में सुमेलित क्रम चुनिए। तो आइए चुनते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पिछले वाले सेट का ही है, तो सेम ही कुछ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से आंसर देखिएगा। देखिए सरस्वती सम्मान का क्या हो जाएगा? हम बताए थे कि सरस्वती जो है इनका संबंध किस कैसा लग रहा है थोड़ा भगवान का नाम, तो ये शिव शंकरी, ठीक है ना। तो देखिए, तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सरस्वती सम्मान का क्या हो जाएगा? ये शिव शंकरी इनको मिला, ठीक है। अगर हम बात करें व्यास सम्मान का, तो व्यास ज्ञान, तो ये ज्ञान चतुर्वेदी को था। और बिहारी जो सम्मान है ये मिला था डॉक्टर माधव हाडा को, यानी कि इसमें कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी सही नहीं है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार को आपको याद रखना है दामोदर मौजे, ठीक है। 2022 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये दामोदर मौजे को मिला था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? फ्लड हब, तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है गूगल, ठीक है। तो देखिए आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर गूगल ने इंडिया की उड़ान अभियान लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीटीपी के जवाब में गूगल द्वारा बार्ड नामक जो माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीटीपी निकाला, तो उसके जवाब में गूगल BARD नामक एआई चैटबॉक्स लॉन्च किया है। हाल ही में पहली बार वैज्ञानिकों ने लेजर तकनीक के द्वारा बिजली गिरने की दिशा को बदलकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? कौन सी पवन सहारा मरुस्थल में चलती है? तो फ्रेंड्स इस पवन का नाम है हबूब, ठीक है। देखिए हबूब जो है ये खासकर सूडान में चलने वाली रेत भरी गर्म और नम हवा है, ठीक है। यह ग्रीष्म काल के समय में सबसे अधिक एक्टिव होती है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और देखिए इसी में बात करें, अल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़ने वाली हवा उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो गर्म तथा शुष्क हो जाती है, उसे फौन हवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसे फौन हवा कहा जाता है। अब इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है ये स्विट्जरलैंड में होता है, जहाँ पर भी ये हवाएं बसंत तथा पतझड़ ऋतुओं में अधिक चलती हैं, ठीक है। इसके आने से क्या हो जाता है, तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि होने के कारण बर्फ पिघल जाती है और घाटियों का मौसम सुहावना हो जाता है। इसी कारण स्विट्जरलैंड को घाटियों को शीतकालीन में जलवायु मरुधान यानी कि क्लाइमेटिक ओसेसिस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपको पता होगा, ये खिताब भारत के नाम है। हमारा प्यारा देश भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया था। रोहित शर्मा की कप्तानी ने भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब श्रीलंका को हराकर जीता। मात्र 50 रन पे श्रीलंका को हमारे गेंदबाज जो है भारतीय गेंदबाज ने ऑल आउट कर दिया था, और भारत के खिलाफ किसी टीम का सबसे न्यूनतम स्कोर है ये, ठीक है। भारत ने अपनी 8वीं जीत 7 वनडे प्लस 1 T20 के साथ सर्वाधिक एशिया कप वनडे खिताब जीतने वाला देश बन गया है। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को दिया गया था और मैन ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव को दिया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं साइंस के। तो देखिए सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब सुमेलित, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए मैग्नीशियम का आतिशबाजी से ये करेक्ट है। यूरेनियम परमाणु बम ये भी करेक्ट है। और सिल्वर का इलेक्ट्रिक बल्ब से ये गलत है। और जिंक गैल्वेनिक से ये भी सही है, ठीक है ना। देखिए विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है। अब मैग्नीशियम का यूज पटाखा बनाने या आतिशबाजी बनाने में किया जाता है। यूरेनियम का यूज आप जान ही रहे परमाणु बम बनाने में किया जाता है। संक्षारण से बचाने के लिए धातुओं को गैल्वीकरण यानी कि जस्तीकरण किया जाता है, ठीक है, जिसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ है निश्चेतक। निश्चेतक मीन्स होता है फ्रेंड जिससे हम बेहोश किया जा सके, बेहोश करने वाला। तो देखिए इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म या नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों से आप किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने का इसमें यूज कर सकते हैं।
तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा या तो फिर आपका क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को ना एक और नाम से जाना जाता है हास्य गैस। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे हास्य गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसका जो होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए CO2 जो है ना इसका प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है और CO2 गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों को उपचार किया जाता है। देखिए श्वसन रोग को उपचार करने के लिए हम लोग पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि फुफ्फुसिया रोग विशेषज्ञ, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए त्वचा के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि। देखिए इनके कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं। पहले ही ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग दंत चिकित्सक में किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, दंत चिकित्सक में किया जाता है। फ्रीज में जीवाणु के पनपने के लिए जो उपयुक्त तापमान नहीं मिल पाता है, इस कारण अधिक समय तक पदार्थ उसमें सुरक्षित रहता है, तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो देखिए इसके लिए फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं C/100, ठीक है, इज इक्वल टू F-32 जितना वो दिया है, उसके बाद हो जाएगा आपका 212 - 32। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो ये 30 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है ना, 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए, ये क्वेश्चन संबंधित है फ्रेंड्स एसिड से, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए फार्मिक एसिड फ्रेंड्स ये कहाँ पे मिलेगा आपको, चींटियों में और बिच्छुओं में। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा चींटी। अब देखिए टार्टरिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा, इमली में। ठीक है, इमली में मिलेगा और आपको मिल सकता है अंगूर में, तो ये भी सही हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अब देखिए ग्लूमेटिक अम्ल है फ्रेंड्स, ये मिलता है गेहूं में। ठीक है ना, ग्लूमेटिक अम्ल जो है ये गेहूं का है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल किस में हो जाएगा, ये दूध में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। देखिए दूध का अगर सफेद रंग का बात करें तो ये केसिन की वजह से होता है, और दूध का जो पीला रंग होता है वो केरोटीन की वजह से होता है। केसिन और केरोटीन, केसिन के कारण उजला होता है, ठीक है, सफेद होता है, और केरोटीन के कारण पीला होता है। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2, ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है। मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडमियम रॉड। ठीक है ना, कैडमियम रॉड का काम क्या है फ्रेंड्स, तो अगर देखें कैडमियम रॉड जो है ये बोरोन की छड़ के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में बेरिलियम ऑक्साइड, भारी जल, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, जबकि नियंत्रण के लिए हम लोग कैडमियम और बोरोन के छड़ का यूज करते हैं। ठीक है, तो मंदक के लिए हो जाएगा और नियंत्रण के लिए कैडमियम रॉड। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम लोग रिएक्टर के मंदक के रूप में इसका कार्य नहीं रहता। मंदक में भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड का यूज करते हैं और नियंत्रण करने के लिए कैडमियम रॉड का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है, मतलब अमीबा से मैच करती है, तो WBC हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है ना, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। देखिए इसका काम क्या होता है, बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है ये, और इसका कार्यकाल, जीवन का कार्यकाल 2 से 4 दिन का होता है। और RBC का निर्माण जो ये बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, और इसको सबसे ज़्यादा नष्ट प्लीहा में होता है। ठीक है, इसलिए प्लीहा को हम लोग RBC का कब्र भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। RBC का कार्यकाल 120 दिन का होता है। और रक्त कैसा है फ्रेंड्स, एक संयोजी उत्तक है, इसमें 4 चीज़ें पाई जाती है। देखिए कौन कौन सी 4 चीज़ें, प्लाज्मा हो जाएगा, RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, WBC हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग WBC को ना ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बिंब कैसी, वास्तविक बिंब नहीं बनते फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक नहीं होता है।
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और इसमें जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी की दूरी पे दर्पण पे वस्तु रखा हो। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का पार्श्व परावर्तन होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है, तो 1 GB का सही मान क्या हो जाएगा? तो 1 GB में कितने बाइट होते हैं? अगर बात करें MB तो 1024 MB हो जाएगा और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। अब मेमोरी का सबसे बड़ा मात्रा की बात करें तो वो है पीटाबाइट, ठीक है ना, PB। अब थोड़ा सा रैम का भी देख लेते हैं। तो रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। एक होता है EP रोम, इसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है SQL, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो देखिए, होलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है, CD DVD स्कैनर प्रिंटर में भी होता है, एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक रिएक्टर में लेजर का क्या काम? ठीक है, देखिए अब इसी में कुछ और बात करें, जैसे हम लोग देख लें कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कैंसर की रोगी की जो चिकित्सा के लिए भी किया जाता है और स्कैनर प्रिंटर फोटो सब में किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। तो ये हरे धब्बे क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये शैवाल के कारण होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त यानी कि संवहक उत्तक रहित भ्रूण रहित आत्मपोषी सेलुलोज भित्ति बनी होती है। शैवाल में खाद्य पदार्थ प्रायः स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। शैवाल ताजे पानी, गर्म जल के झरने, समुद्र, भीगी मिट्टी, पेड़ों के तनों और चट्टानों के पास पाए जाते हैं। देखिए, कुछ शैवाल जो है वो जल के तल पर उपस्थित कीचड़ में रहते हैं, जैसे कि काड़ा। कुछ शैवाल झील और तालाब के किनारों पाए जाते हैं, जैसे इसको बोलते हैं एक इसमें सवाल है रिकलेरिया। और अगर आप शैवालों के अध्ययन की बात करें, इसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगर आप शैवालों का अध्ययन करते हैं तो इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 6080 फीट। ठीक है ना, एक समुद्री मील 6080 फीट के बराबर होता है। समुद्री मील दूरी का एक मात्रक है और प्रकाश वर्ष लंबी दूरी का मात्रक है। अगर एक खगोलीय मात्रा की बात करें तो 1.446 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक फायदम का बात करें तो 6 फीट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होता है उपोष्ण उच्च दाब। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपोष्ण उच्च दाब। तो चलिए हम लोग अब इसमें एक आपको बल है जिसमें कोरियोलिसिस बल आता है, फैरल का नियम आता है, इसको याद रखना है। देखिए, कोरियोलिसिस बल क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं की दिशा में कुछ अंतर आ जाता है। इस घूर्णन जनित बल को क्या कहते हैं? कोरियोलिसिस बल कहते हैं। फैरल का नियम क्या होता है? यदि उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर विक्षोपित हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में इस फैदम का नियम है कि अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा के 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण वायुदाब पेटी को कहते हैं। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका क्या कारण है? फ्रेंड्स इसका कारण है कि परासरणी प्रघात। ठीक है ना, परासरणी प्रघात जिसमें क्या होता है कि केचुए के शरीर से जल बाहर निकल जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। खैर, इसको मारना नहीं चाहिए केचुओं को। देखिए, केचुआ किसान का परम मित्र कहा जाता है। केचुए से निकला रसायन पदार्थ मृदा की उर्वरता को क्या कर देता है? बढ़ाता है और केचुआ उभयलिंगी होता है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये होता है 1/μ डेल्टा क्यू और अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ऑप्शन जिसका 4 है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम क्या है? तो उस पौधे का नाम है सिनकोना। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कुनैन जो है सिनकोना पौधे के छाल से बना होता है। ठीक है, अब मलेरिया परजीवी की खोज ये कौन किए थे? ये रेनाल्ड रॉस ने किया था। और औषधि प्रदान करने वाले जो पौधे हैं उसका कुछ उपयोगिता है वो भी देख लेते हैं। जैसे धतूरा, धतूरा का उपयोग किया जाता है फल का रस का। ठीक है, इसका औषधीय उपयोग में जैसे बाल को साफ रखने तथा डैंड्रफ दूर करने के लिए। अगर बात करें एड्रेफा का तो ये खांसी के उपचार हेतु यूज होता है। अफीम तो ये इसका यूज हम लोग करते हैं कोडीन या दर्द निवारक दवा के रूप में। अश्वगंधा तो स्त्री रोग गठिया रोग के उपचार में इसका किया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि शरीर में भोजन एवं एक लंबी ट्यूब से गुजरता है, तो वो क्या है? तो फ्रेंड्स अगर वो भोजन एक लंबी ट्यूब से जो गुजरता है उसे मुख्य गुहा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आहार नाल की लंबाई औसतन 10 से 14 मीटर के आसपास होती है और आहार नाल के मुख्य भाग जो है ये मुख है, मुख्य गुहा, ग्रसनी है, उसके बाद ग्रास नली, फिर आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। तो ये इसका क्रम है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर। गलगंड यानी कि वर्धित अवटु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ये आयोडीन के कमी के कारण होता है, इसको घेघा रोग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें लोहा की कमी से, तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। सोडियम की को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बना कर रखती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। युवा शक्ति में एचआईवी या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशता संबंध होती है? तो फ्रेंड्स ये जो है तीव्र दीर्घ स्थायी शिरोवेदना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें एड्स का, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये विषाणु से होने वाला एक रोग है, ठीक है। और जिसका अगर एचआईवी का बात करती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो एलिसा टेस्ट से हम लोग एड्स का पता करते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है लार ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लार का प्रयोग भोजन में पचाने के लिए होता है और मानव और लार में लगभग 98% पानी होता है और जो 2% है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, बलगम, जीवाणुरोधी यौगिक और एंजाइम वगैरह होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरण समूह है? देखिए काष्ठ, घास, प्लास्टिक, ये तो नहीं हो जाएगा। काष्ठ, घास, चर्म, देखिए तीनों जैव से संबंधित है, जैव निम्नीकरण है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी देख लेते हैं। फलों के छिलके, नींबू का रस, चीनी मिट्टी का प्याला, ये नहीं है। नींबू का रस, घास, पॉलिस्टर का प्याला, भी नहीं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें निम्नीकरण का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैविक खाद, मिट्टी के बर्तन, सूती वस्त्र, ये सब जैव निम्नीकरण का वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम से अपघटित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। चलिए अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन है कि कुत्तों के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों में कौन सा रोग रेबीज के कारण बन सकता है? कुत्ता के अलावा कौन? तो फ्रेंड्स ये चमगादड़ है। कुत्ता के अलावा चमगादड़ से भी आपको रेबीज रोग हो सकता है। और अगर हम बात करें रेबीज, तो ये विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। देखिए कुछ और रोग के बारे में बात कर लेते हैं और उससे संबंधित वायरस के बारे में। जैसे कि अगर चेचक का बात करें तो ये बैरियोला वायरस है, ठीक है। छोटी माता मतलब छोटी माता चेचक दोनों एक ही है, बैरिसेला। अगर देखिए अगर बात करें खसरा, तो ये है मोरबीली वायरस। इन्फ्लुएंजा ये मिक्सो वायरस और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस, ये सब विषाणु है। चलिए नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये 3 होती है। अब तक नाइट्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन रंगहीन और गंधहीन गैस है, यह हवा से हल्की होती है, यह जल में बहुत ही कम घुलनशील होती है, यह काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में भरने तथा उच्च तापीय थर्मामीटर में होता है। न्यूट्रॉन जो है नाइट्रोजन लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाइड्रा की निमेटोस्टी में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है, तो फ्रेंड्स ये कौन है? ये हिपोटॉक्सिन है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिपोटॉक्सिन। देखिए अगर बात करें हाइड्रा का, तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, यानी कि खून नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में पुनर्जन्म की भी क्षमता पाई जाती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ प्रमुख जीव हैं जो किसी वर्ग से आते हैं। जैसे अगर बात करें अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम का, तो ये प्रोटोजोवा के वर्ग में आते हैं। और अगर हम बात करें साइकन, हाइलोमेना, तो ये मेटाजोवा के वर्ग में आते हैं। केंचुआ, नेरिस, जोंक, ये सब एनेलिडा के वर्ग में आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं फ्रेंड्स। चलिए आंसर बताते हैं आपको। इसका डिटेल वीडियो भी आ रहा है, तो आप लोग बने रहें और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करें। और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है वीडियो में, आप देख ही पा रहे होंगे, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर बात करें तो 76 का डी हो जाएगा। चलिए अब 77 नंबर देख लेते हैं। 77 नंबर का हो जाएगा
77 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का हो जाएगा, 78 का बी हो जाएगा। 79 नंबर देख लेते हैं। 79 का 79 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे 20 मिनट। 80 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें 82 का, तो 82 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 83 का देख लीजिए, 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 86 देख लीजिए, 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 87 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 90 देख लीजिए, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 देखिए, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 देख लीजिए फ्रेंड्स, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 102 ऑप्शन नंबर बी। 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 104 104 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 105 देख लेते हैं। 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 107 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 110 देख लेते फ्रेंड्स। 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 113 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 115 ऑप्शन नंबर बी 33वां। 116 देखिए, 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 819, ठीक है। 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 118 हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। आइए 119 नंबर देखते हैं। 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 120 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 121 का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है। 122 का ऑप्शन नंबर बी है। 123 का ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 4। 124 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। 125 125 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। 126 का बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 127 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 128 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 129 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 130 देख लीजिए, 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए 131 नंबर देखते हैं। 131 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 133 का ऑप्शन नंबर सी। 134 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 135 का ऑप्शन बी। 136 देख लीजिए, 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो सही है।
137 नंबर देखिए, 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम। 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 139 का ऑप्शन नंबर डी। 140 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 141 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 142 का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, सी हो जाएगा। 143 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देख लेते हैं 144 नंबर। 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 145 देखिए, 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 146 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 147 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 148 का हो जाएगा, 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 149 का ऑप्शन नंबर डी। और अगर बात करें 150 का, तो 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग 150 क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसका आंसर की है, आंसर की इसका देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका 20 सेट ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। इसमें अब 4 सेट और बचे हैं, तो 4 सेट हम लोग 1-2 दिन में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, 4 सेट। तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से टेस्ट सीरीज 21 में, तब तक के लिए धन्यवाद।